Hi Bachabari, very warm welcome to the channel and this is your super educator Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine. तो जैसे जैसे COET का एग्जाम पास में आते जा रहा है, हम बहुत सारे मॉक्स ट्राई कर रहे हैं और एक सबसे बड़ा डर जो हमें लग रहा है वो है हमारे आंसर्स गलत होते ही नेगेटिव मार्किंग होने का। ये नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से वर्क करती है कि अगर आपको एक सही आंसर देने पर +5 मिलने वाले थे तो क्योंकि आपने आंसर गलत दिया है ये +5 तो आपको नहीं मिलेंगे, पर इसके साथ में -1 हो जाएगा। दैट मीन्स आप ओवरऑल 6 मार्क्स गवा दोगे, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा फिगर है जब आप किसी एक ऐसे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, एक ऐसे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो जो बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव होने वाला है। तो इस नेगेटिव मार्किंग को हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए, हम किन स्ट्रैटेजीज की मदद से 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, चलिए आज इसी के बारे में जान लेते हैं। दो चीजें हम लोगों के सामने क्लियर है। सबसे पहला 50 क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं और दूसरा 45 मिनट का हमें समय जो है वो मिलने वाला है। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 40 क्वेश्चंस जो है ये करने रहेंगे। दैट मीन्स आपको 40 क्वेश्चन इन टोटल करने हैं 100% पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट में। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग किन किन रीजंस की वजह से हो सकती है, आपके आंसर्स किन किन रीजंस की वजह से गलत हो सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला, लिमिटेड टाइम। आपके पास समय की पाबंदी है, आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, 45 मिनट है, समय कम है, तो कभी कभी हड़बड़ी के अंदर आपका जो क्वेश्चन है आप उसे समझ नहीं पाते और आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट रीजन हो सकता है स्कोप ट्रैप, खास करके आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। बहुत बार हम किसी चीज को रीड करते हैं, हो सकता है कि आपने किसी चीज को, वोकैबुलरी को, वर्बल एबिलिटी की कोई थ्योरी नोट्स वगैरह कहीं पढ़े हुए होंगे या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपने पैसेज पढ़ा होगा और आपको वही क्वेश्चन मिल गया होगा, तो आप सोचते हो कि अरे यार इसका आंसर तो मुझे आता है, एंड देन जैसे ही आपको वो रेलेवेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो आपके देखे हुए हैं, आप ट्रैप में फंस जाते हो। कभी कभी आप ऐसे वर्ड्स जैसे कि नॉट है ना, एक्सेप्ट, ये सारी चीजें आप नहीं देखते हो और आप उस ऑप्शन पे टिक कर देते हो जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्कोप ट्रैप एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। टाइम की कमी, स्कोप ट्रैप। अच्छा, इसके बाद में तीसरी जो चीज है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आप टुकड़ों के अंदर क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर एक साथ नहीं फेस कर रहे हैं, तो आप यहां फंस सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा पेपर एक साथ फेस नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपका माइंड किस तरीके से एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पल में कर रहा होगा और दूसरे पल के अंदर सिनोनिम एंटोनिम्स का आंसर निकाल रहा होगा। तो जब तक आप अपने माइंड को उस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ट्रेन ही नहीं करेंगे तो नेचुरली वो एग्जाम के अंदर तो हड़बड़ाएगा, खास करके जब आपके पूरे के पूरे स्क्रीन पे साइड में टाइमर लगा होगा और वो टाइमर चल रहा होगा, उसे देखकर तो आपको और ज्यादा हड़बड़ाहट हो सकती है। अच्छा, इसके साथ में एक बहुत बड़ा रीजन और हो सकता है पुअर सिलेक्शन। कभी कभी हम लोग चॉइस मेक नहीं कर पाते। मेरे पास में यहाँ पे 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस करने का जो है मेरे को यहाँ पे बोला गया है। अब ये 40 क्वेश्चंस कौन से करने हैं, कभी कभी मुझे यही समझ नहीं आता। मैं ऐसे क्वेश्चंस ऑप्ट कर लेती हूँ जो हो सकता है कि मेरे को नहीं करने चाहिए थे, जस्ट बिकॉज मुझे वो कंफर्ट जोन में लगते हैं, इस वजह से मैंने उन्हें ऑप्ट कर लिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इजी हो सकते थे बट मैंने उन्हें थॉट ही नहीं दिया, इस वजह से कहीं ना कहीं ये पुअर सिलेक्शन की वजह से गलती हो गई। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अच्छा, कभी कभी जैसे मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि जब भी हम ये सिलेक्शन की बात करते हैं तो बहुत बार बच्चे मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि मैम आप ये बोल रहे हैं तो हम सेलेक्ट आखिरकार करें कैसे, हाउ डू आई इवन सेलेक्ट, मैं सेलेक्ट कैसे करूं कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा नहीं। और इसीलिए फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आप किसी चीज को ओवर टाइम दे रहे हैं। दैट मीन्स अगर मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और कभी कभी उस क्वेश्चन को रीड करके मुझे ऐसा लग रहा है नहीं आई कैन डू दैट, शिप्रा तुम ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ये क्वेश्चन जरूर आता है। मैंने उसे मल्टीपल टाइम रीड कर लिया,
उसके खूब इंटरप्रिटेशंस निकाल के देखे, एलिमिनेशन करके देख लिया, और उसके बावजूद भी अभी भी मैं वहां पे डाइसी फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है हाँ हो सकता है कि ये करेक्ट हो, नहीं बी भी एकदम करेक्ट हो सकता है। तो ये जो कंफ्यूजन है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर लिया है, ओवर रीड कर लिया है क्वेश्चन को, आपने उसे बहुत ही ज्यादा समय दे दिया है, आपने बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया है। अब ऐसा हो जाता है तो आपका दिमाग कहता है अरे भाई तूने इतना टाइम यहाँ पर लगा दिया है तो अब इसी को सॉल्व करके चल। अब ये इंग्लिश के अंदर तो होता ही है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ज्यादा होता है। तो हमेशा ये चीज याद रखेंगे कि ऐसे सिचुएशन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सारे सिचुएशन, इनफैक्ट इनके एडिशन में और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट ये सारे प्रोमिनेंट रीजन हो सकते हैं आंसर को गलत करवाने के, आते हुए गलत करवाने के। ठीक है, अब इनसे मैं कैसे बच सकती हूँ? सबसे पहले मैं लिमिटेड टाइम वाले ऑब्स्टिकल से कैसे बचूंगी? देखिए 45 मिनट से बढ़कर तो हो नहीं सकता, जिस मिनट 45 मिनट की घड़ी रुकेगी उस मिनट आपका पेपर जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, टाइम बाउंड एमसीक्यूज लगा लेने चाहिए, टाइम बाउंड मेरे को मॉक पेपर्स करने चाहिए। इवन इफ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे को स्टॉप वॉच में 20 मिनट लगा लेने चाहिए कि इससे ज्यादा मुझे अपने आप को टाइम नहीं देना है। अगर 20 क्वेश्चंस कर रही हूँ तो 20 मिनट के अंदर अंदर ये हो जाने चाहिए। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए दिमाग को आदत पड़ जाएगी जल्द से जल्द आंसर करने की। स्कोप ट्रैप में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस, एक तरीके के क्वेश्चंस करते हो और गूगली आती है तो फंस जाते हो। अभी किसी दिन मैं एनालॉजी के क्वेश्चंस करवा रही थी, जहां पे हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, जहां पे पूछा गया था कि गिवन पेयर का सेम रिलेशनशिप रखने वाला पेयर मार्क कर दो। ठीक है, हमने कुछ एक क्वेश्चन किए, बच्चे आंसर कर रहे थे। अब इतने में गूगली आया कि अभी गिवन पेयर जो है उसका ऐसा पेयर मार्क करो जो एकदम सेम रिलेशनशिप शेयर नहीं करता हो। अब वो जो नहीं है वो किसी ने रीड नहीं किया और मैंने भी उसे ट्रांसलेट नहीं किया, और इस वजह से बच्चों का आंसर गलत हो गया। आप जब किसी एक जोन के अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद में एग्जामिनर खेलता है आपके दिमाग के साथ। आप देखेंगे कोई भी जो पेपर होता है उसके शुरुआती क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, उन्हें सॉल्व करना थोड़ा लेंदी होता है, और जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो बीच के अंदर क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होने लगते हैं, बिकॉज आप कंफर्ट जोन में आ चुके हो, गिवन इनफ टाइम टू द पेपर। एंड लास्ट में जाते जाते आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनको थोड़ा थॉट अगर थोड़ा टाइम दे दिया जाए तो बिल्कुल उन्हें अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पसंद है या आ गया है, इस बेसिस पे सिर्फ उसी को मत करते रहिए। लैक ऑफ प्रैक्टिस तो आपको बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल अभी इस लेवल पे तो नहीं करना चाहिए। अभी जो सबसे बड़ी गलती आप वो कर सकते हो वो है एक नए कॉन्सेप्ट को शुरू करना। ये एक सबसे बड़ी गलती है। अगर मान लीजिए आप किसी एक नए कॉन्सेप्ट को अभी शुरू कर देते हैं जिसको आपने अभी तक हाथ ही नहीं लगाया है, और पुराने कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ लिए हैं आप उन्हें प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के। तो सबसे बेस्ट चीज ये हो सकती है कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं आप उन कॉन्सेप्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइए। अगर आप चाहते हैं फिर भी नए कॉन्सेप्ट को करना तो 30:70 रेशियो में अपने टाइम को बांट दीजिए। दैट मीन्स आप 30% ऑफ योर टाइम आप दीजिए कॉन्सेप्ट के लिए या रिविजन के लिए, और 70% ऑफ योर टाइम आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के अंदर लगाइए। तो यहां से आपका जो टाइम है वो काफी ज्यादा बच जाएगा, कॉन्सेप्ट में वेस्ट नहीं होगा, प्रैक्टिस जिसकी ज्यादा जरूरत है उसी डायरेक्शन में जाएगा। पुअर सिलेक्शन, ये 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है एलिमिनेट करने के लिए नेगेटिव मार्किंग को। देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन को कैसे सेलेक्ट करना है। इन ऑर्डर टू सिलेक्ट एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए मेरा दिमाग क्या कहेगा, पहले तो मैं उस क्वेश्चन को रीड कर लूंगी। अब देखो आप सबको पता है कि आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो कमजोर है। अब इंग्लिश के अंदर तो चलिए मान लेते हैं कि इस तरीके से एकदम वाइड आपको पूरा सिलेबस नहीं बताया हुआ है, ये आएगा वो आएगा, कुछ भी आ सकता है, बट फिर भी आपने जितने भी कॉन्सेप्ट किए हुए उनमें भी आपको अंदाजा है कि मेरे को कौन से कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। तो अगर वो वाले आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो दिमाग कहता है ये वाला एंटोनिम वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, ये नहीं करना है ना। तो आपको उसका अंदाजा होता है। तो मैं आपको जरूर ये बताऊंगी कि ऑफकोर्स आपको आपका बेस्ट देना चाहिए, आपको अपने बेस्ट क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर किसी कॉन्सेप्ट में आप वीक हैं तो एक बार उन वाले क्वेश्चंस को आप रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए, उन्हें सेव मत कीजिए, उन्हें रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज, अब मान लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत अच्छे से आता भी था,
अब मैं इसे कैसे सेलेक्ट करूं? देखिए, जब मुझे बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट आता था, उसका क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा, मुझे क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से आ रहा है, मैं 100% वो कर लूंगी क्योंकि मैं उसमें श्योर हूँ। अगर मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है बट मैं 50-50 हो चुकी हूँ, दैट मीन्स मान लेते हैं कि मैं एक एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन कर रही हूँ, वहां पे मेरे को एक वर्ड दे दिया गया है और फिर मेरे को 4 वर्ड्स ऑप्शन के अंदर दे दिए गए हैं। अगर मुझे इस वर्ड का मीनिंग और यहां से किन्हीं भी 2 वर्ड्स का मीनिंग आता है तो मैं इस क्वेश्चन को टाइम दूंगी, मैं इस क्वेश्चन को टाइम दे सकती हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकती हूँ करने के लिए, है ना। मैं ये क्वेश्चन कर सकती हूँ कि ठीक है, अभी मेरे को क्योंकि मेरा 40 जो है वो कंप्लीट करना है, जो कि कंपलसरी नहीं है, बट क्योंकि हम लोगों को एकदम बेस्ट परसेंटाइल चाहिए तो हम लोग को वो कंप्लीट करना है अगर, तो मैं इस क्वेश्चन को तभी करूंगी जब मेरे को 5 वर्ड्स में से 3 वर्ड्स आते हो, चाहिए 2 नहीं आते हो, क्योंकि यहां से मेरा एलिमिनेशन समवॉट इजी हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मुझे सिर्फ ये वर्ड आता है और मुझे कतई कुछ नहीं आता है, तब मैं हीरोगिरी नहीं दिखाऊंगी। इवन इफ मैं 35 क्वेश्चंस पे अटकी हुई हूँ, 5 क्वेश्चन अभी भी करने बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो 5 क्वेश्चन छोड़ना ज्यादा मेरे को फीजिबल होना चाहिए, मैं उसे ज्यादा मंजूर करूंगी बजाय 5 गलत क्वेश्चन करके और 5 नंबर एक्स्ट्रा गवा देने के, है ना। तो इसके लिए अगर मुझे ये आता है तभी मैं इसको ऑप्ट करूंगी। अगर मुझे इसी वर्ड का मीनिंग आता है, ये नहीं आते हैं, तो मैं कभी उसको ट्राई नहीं करूंगी। तो मेरे को सेलेक्ट ही तब करना है जब मेरे को किसी चीज की 50-50 तो कम से कम प्रोबेबिलिटी हो कि ठीक है 50-50 लग रहा है कि ये सही हो जाएगा, लग रहा है कि नहीं इसको ट्राई कर सकते हैं, तभी मेरे को उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। नहीं तो अगर इससे नीचे है मेरी प्रोबेबिलिटी, मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को ट्राई ही नहीं करना है, मेरे को उसको टाइम ही नहीं देना है, ना मेरे को उसमें ओवर रीड करना है, दिमाग लगाना है अपना, ना मेरे को उसमें टाइम कंज्यूम करवाना है अपना, मैंने उसको छोड़ देना है। ये जो टाइम यहाँ वेस्ट हो रहा है इसकी वजह से हड़बड़ाहट होती है, आते हुए क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से तो मुझे सिलेक्शन करना है और मैं ओवर रीड और टाइम कंज्यूम करने से भी इसी की तरीके से बच सकती हूँ। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो आपको बहुत काम आएगी जब आप मॉक पेपर्स ले रहे होंगे। अब देखिए, जब ये 40 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करती हूँ तो मैं कैसे करूंगी? मेरे पास में एक पूरा का पूरा पैलेट बना हुआ होता है जिसमें इस तरीके से 50 बटन्स होते हैं या 50 कीज बने हुए होते हैं। अब मैं यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक करके अपने टेस्ट को शुरू कर देती हूँ। मान लीजिए मुझे ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, मान लेते हैं कि मुझे ये बहुत अच्छे से आता है तो मैंने इसे कर लिया। मान लेते हैं मुझे बी इतने अच्छे से नहीं आता है तो मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने इसे स्किप कर दिया। मान लेते हैं कि 3 मुझे आता तो है बट मैं श्योर नहीं हूं, मेरी प्रोबेबिलिटी यहां पर कम है, मैंने इसे रिव्यू के लिए छोड़ दिया। मान लेते हैं 4th मुझे बहुत अच्छे से आता है तो मैंने इसे फिर से कर लिया। मान लेते हैं कि 5th वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैं श्योर भी हूं और नहीं भी, आई वुड वॉन्ट टू टेक मोर टाइम, मैंने इसे सेव कर लिया और रिव्यू के लिए भी कर दिया। अब ऐसे के अंदर जब मैं पूरा का पूरा एक राउंड कंप्लीट करके आऊंगी 50 क्वेश्चंस का, मैं पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करके आऊंगी 50 क्वेश्चंस का, तो मुझे ऑलरेडी पता चल जाएगा मैंने कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं जो कि मेरे सेव्ड हैं। मतलब मैं चाहती हूं कि सामने वाला मुझे उन बेसिस पे इवैल्यूएट करे। मेरे को 40 ही करने हैं, मेरे को पता चल जाएगा मैंने 30 किए हैं, 35 किए हैं या 40 कर दिए हैं। अगर मैंने 30-35 किए हैं तो अब मुझे वापस से ये राउंड लेना पड़ेगा और उन क्वेश्चंस को कंसिडर पहले करना पड़ेगा जिन्हें मैंने सेव भी किया है और रिव्यू में भी डाला है। अब जब मैंने उनको भी कर लिया और मान लो कि मेरे 37 क्वेश्चंस हो गए, अभी भी मुझे 3 क्वेश्चंस करने हैं, मेरे पास टाइम भी काफी अच्छा पड़ा हुआ है। अब मैं उन क्वेश्चंस को चूज करूंगी जिनको मैंने रिव्यू में डाला हुआ है, क्योंकि उनको जब मैंने पहली बार रीड किया था मेरे दिमाग ने ट्रिगर किया था कि तू कर सकता है। अब इनमें से करने के बाद में मेरे मान लीजिए 39 क्वेश्चंस हो गए। अब बचते हैं वो वाले क्वेश्चन जो मेरे को कतई नहीं आते। अब इन्हें मैं तभी ट्राई करूंगी जब मेरे पास इनफ टाइम है इंटरप्रिटेशन का, अंडरस्टैंडिंग का, एनालिसिस का, एंड अगर मेरा दिमाग मुझे कोई ट्रिगर्स भेज रहा है, कुछ फ्लैशेस है, कुछ तो मुझे याद आ रहा है। अदरवाइज मैं इस बाकी के क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करूंगी। मैं 11 क्वेश्चन छोड़ दूंगी
जबकि मुझे केवल 10 ही छोड़ने हैं। अब ये एक क्वेश्चन छोड़ना मुझे बहुत दुखी कर देगा कि यार मैंने ये एक क्वेश्चन छोड़ दिया, पर कम से कम ये एक क्वेश्चन छोड़ने से आप गलती करने से बच जाएंगे। अगर वो गलत हो गया तो आपके 6 नंबर आप गवा देंगे। एक गैम्बल यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर वो सही हो गया तो हमें 5 नंबर मिल भी तो जाएंगे। अगर यही माइंडसेट के साथ में हम क्लास के अंदर एंटर करेंगे और वहां पर पेपर करना शुरू करेंगे तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को इसी माइंडसेट से सॉल्व करते हुए चलेंगे और बहुत सारे नंबर नेगेटिव मार्किंग में गवा देंगे। ये जजमेंट ही है जो मैं आपको अभी सिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है और बचना है ओवर रीडिंग और टाइम कंजम्पशन। अब इसके बेसिस पे आप अपने मॉक पेपर्स को प्रिपेयर कीजिए और जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको ध्यान में रखिए ताकि अभी से आप सिलेक्शन कर पाए उन क्वेश्चंस का जो आपको नहीं ट्राई करने चाहिए और उन क्वेश्चंस का जो आपको 100% करने चाहिए। अपने बेस्ट कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ऐसे कॉन्सेप्ट जिनमें आप वीक हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मैं इस पूरे पायलट के अंदर क्वेश्चंस कर रही होंगी तो मैं सबसे पहले मेरे सारे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से और जल्दी जल्दी कर लूंगी ताकि मेरा बाकी टाइम जो है वो उन क्वेश्चंस के लिए हो जाए जो मेरे को थोड़े थोड़े आते हैं, जिन्हें मैं ज्यादा ट्राई करूंगी तो मुझे आ जाए। ठीक है, ऑलराइट। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ये जरूर याद रखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप आगे बढ़ोगे तो नेगेटिव मार्किंग का चांस ही नहीं है। बट ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपने कर लिया या अंडर कॉन्फिडेंस आपने कर लिया तब आप नेगेटिव मार्किंग या फिर अंडर अटेम्प्ट के चक्कर के अंदर नंबर गवा देंगे। नेगेटिव मार्किंग इसलिए क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी, मैंने ये टिक जय माता दी करी है। अंडर कॉन्फिडेंट होंगी तो डरूंगी, नहीं ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, और उस चक्कर के अंदर जहां पे 50-50 इनफैक्ट 60-40 की भी प्रोबेबिलिटी है मैं वहां पर भी ट्राई नहीं करूंगी। ठीक है, वो नहीं करूंगी तो आधा पेपर भी नहीं हो पाएगा, है ना। सो ये बैलेंस बनाना है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट आपकी पढ़ाई पे, आपकी प्रैक्टिस पे, और उसके लिए पहले प्रैक्टिस करो, है ना। ट्राई टू कम अप विथ ऑल द मिस्टेक्स जो आपको आ रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि से मैं उन्हें रीड करके अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन्हें इंक्लूड कर सकूं। आप अनअकैडमी का हिस्सा भी बन सकते हैं और अपने प्रेपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी के धासु बैच कोर्सेज में अर्जुना बैच और पराक्रम बैच चल रहा है, जहां पे आपको एमसीक्यूज के काफी सारे प्रैक्टिस सेशंस हम लगवा रहे हैं, जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज की। ब्रह्मास्त्र बैच कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए चल रहा है, एज वेल एज जनरल लैंग्वेज और जनरल टेस्ट एज वेल एज साइंस के लिए भी चल रहा है। आपको यहाँ पे 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपके नीड के अकॉर्डिंग आप चाहे तो किसी भी एक पर्टिकुलर गोल का या कॉम्बिनेशन के अंदर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा SDC 18 कोड से। तो आज ही अप्लाई कीजिए और अप्लाई करके तुरंत आ जाइए अनअकैडमी प्लस। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट हेल्प। आई होप अब आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप ज्यादा बेटर जजमेंट कर पाएंगे और ज्यादा बेटर डिसीजन ले पाएंगे और आपके मॉक पेपर्स और ज्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे। So thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.